हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973, द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918, द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 एंड सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 कंप्लीट कर लिया है। इन सारे सब्जेक्ट की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाके ये सारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए और एग्ज़ाम से पहले मल्टीपल रिवाइज कीजिए, एटलीस्ट 5 टाइम रिवाइज कीजिए आप एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। ये सारे आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सुनना है, ठीक है। अब हम रन कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज, जिसका ऑलरेडी एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया, उसकी भी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के साथ, जो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 में है, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जो पहला सेक्शन है आज के लेक्चर का, ये है सेक्शन नंबर 9। ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है डिफेंसेस रेस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये डिफेंसेस बताया जा रहा है हमको। डिफेंसेस किसके रिगार्डिंग? सूट्स के रिगार्डिंग, जिसमें हम रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस का होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता है रिलीफ। उसमें क्या डिफेंस होगा हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन where any relief is claimed under this chapter in respect of a contract, the person against whom relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contract। यानी कि जहाँ हम कोई रिलीफ क्लेम कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर इन रिस्पेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में हम कोई रिलीफ क्लेम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो वो पर्सन जिसके अगेंस्ट हम रिलीफ क्लेम कर रहे हैं ना, वो प्लीड कर सकता है अपना डिफेंस किसी भी ग्राउंड पे जो भी उसके पास अवेलेबल है। लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी लॉ होते हैं ना, उसके अंदर जो भी ग्राउंड्स है, जो भी डिफेंसेस अवेलेबल है, वो क्लेम कर सकता है। सिंपली यही है ये सेक्शन बता रहा है। लेकिन एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड, अगर कुछ अदरवाइज अग्रीड है तो वो प्रिवेल कर जाएगा। यानी कि ये सेक्शन हमें सिंपली यही बता रहा है सेक्शन नंबर 9 कि जहाँ कोई रिलीफ क्लेम किया गया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वहाँ पे जिसके अगेंस्ट रिलीफ क्लेम किया गया है ना, तो वो जो है वो अपना प्लीड कर सकता है डिफेंस किसी ग्राउंड पे जो भी उसके पास अवेलेबल कराई गई है लॉ के द्वारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ के द्वारा। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 9, सिंपल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड बता रहा है। मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा रहे हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है नीचे। अब ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन जो है इसके अंदर ये है सेक्शन नंबर 10। ये हमें बता रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब 9 में तो हमने देख लिया कि डिफेंस ले सकता है जो भी लॉ ने प्रोवाइड किया है। 10 में हम देखेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके रिगार्डिंग ये है कि इस सेक्शन को ना पूरा ही सब्स्टिट्यूट किया गया है 2018 में। इससे पहले ये सेक्शन कुछ और था, अब इसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और बहुत ही सिंपल लिख दिया गया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो इन्फोर्स कराया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स बाय कोर्ट subject to the provision contained in subsection 2 of section 11 on 14 and 16। यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट इन्फोर्स करा सकती है, सिंपल। लेकिन वो सब्जेक्टेड किससे रहेगी? वो 11 सेक्शन नंबर 11 के क्लॉज 2 से सब्जेक्टेड रहेगी, वो सेक्शन नंबर 14 से सब्जेक्टेड रहेगी एंड वो सेक्शन नंबर 16 से सब्जेक्टेड रहेगी। ये तीनों से सब्जेक्टेड रहेगी। और बाकी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, सिंपल यही बोल रहा है। और ये 2018 में सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन नंबर 11। इसमें क्या बता रहा है, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विथ ट्रस्ट इन्फोर्सिएबल। अब ये ऐसे केसेस के बारे में बात कर रहा है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट से रिलेटेड है, यानी कि वैसे केसेस जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किससे रिलेटेड है, तो ट्रस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, a specific performance of a contract shall be enforced where the act agreed to be done in performance wholly or partly of a trust. A contract made by a trustee in excess of his power or in breach of trust cannot be specifically enforced. यानी कि क्या बताया जा रहा है, यहाँ ये बात हो रही है कि कौन से केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कनेक्टेड होता है ट्रस्ट से, ठीक है। तो बता रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, अगर कुछ अदरवाइज प्रोवाइडेड है तो वो तो प्रिवेल कर जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो शैल बी इन्फोर्स, यानी कि शैल है, मैंडेटरी है कि उसको इन्फोर्स कराना है। अर्लियर क्या था, यहाँ मे यूज किया हुआ था, तो डिस्क्रेशनरी पावर थी कि इन्फोर्स करा भी सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट अब ये सेल कर दिया, यानी कि कोर्ट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको कम कर दिया गया है, ठीक है। इसमें यही बताया जा रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना किसी कॉन्ट्रैक्ट का, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है कब, जब जो अग्रीड एक्ट है ना वो डन किया जाएगा इन द परफॉर्मेंस ऑफ होली और पार्टली ऑफ ए ट्रस्ट, यानी कि कब किया जाएगा, तो जो एक्ट है, अग्रीड एक्ट है, वो डन किया जाएगा इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं अग्रीड एक्ट का, ठीक है, तब इन्फोर्सिबल कराया जा सकता है। सिंपल ये सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 11 वो रिलेटेड है ट्रस्ट से, और इसमें यही बता रहा है अगर कुछ अदरवाइज अग्री हुआ है तो ठीक है वो प्रिवेल करेगा, अगर नहीं है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स कराया जा सकता है उस किसी अग्रीड एक्ट के लिए, और वो किस लिए कराया जा सकता है, ट्रस्ट के बिहाफ में, ट्रस्ट के लिए उस एक्ट का परफॉर्मेंस करा सकता है, चाहे पूरा ही कराया जाए चाहे पार्टली कराया जाए, ठीक है। अब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट में बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। अब यहाँ बताया जा रहा है कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स तो हम कर सकते हैं, ठीक है, वैसे एक्ट को, लेकिन ये एक्ट जो है ना वो एक्सेस में पावर नहीं एक्सेस नहीं होने चाहिए उनके पावर की, जो भी उनको पावर दिया गया है ना एज अ ट्रस्टी, उससे ज़्यादा बियॉन्ड जाके वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा, स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं होगी उनके कॉन्ट्रैक्ट की, ट्रस्टी की, ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉज नंबर 2 सेक्शन नंबर 11 का। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, शैल आ गया है मे के जगह, डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट की कम कर दी है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है इसको एज अ जनरल जो है आपके लिए जनरल रेमेडी के रूप में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर को ख़त्म कर रहे हैं, और हमारे देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे पास जनरल रेमेडी रहे, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे ना रहे, ये जनरल रेमेडी रहे कि अगर ऐसा ब्रीच होता है तो हमें स्पेसिफिकली परफॉर्म ही करवाना है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 11। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है सेक्शन नंबर 12। ये बता रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखते हैं इस सेक्शन में क्या बात हो रही है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द कोर्ट शेल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है उसके अलावा कोर्ट जो है ना वो डायरेक्ट नहीं कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसका, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि यहाँ जो दिया गया है बस इसी सारे केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, अदर देन दिस किसी भी केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया जा सकता है, ना ही फुल्ली स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया सकता है, ना ही पार्टली इन्फोर्स कराया जा सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ये है हमारा 12 क्लॉज 1। अब 12 क्लॉज 2 देख लेते हैं।
where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed be a small proportional to the whole in value and admit of compensation in money, the court may, at the suit of either party, direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency। यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें कोई पार्टी है जो अनेबल हो जा रही है, वो पूरा नहीं कर पा रही है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को या उसका कोई पार्ट को, ठीक है, बट जो पार्ट जो है ना वो अनपरफॉर्म जितना रखी है ना, वो एक बहुत ही छोटा मिनिमल पोर्शन है, ठीक है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा पार्ट है जो वो नहीं परफॉर्म कर पा रही है, ठीक है। और जो पार्टी जो है डिफ़ॉल्ट में है, जो पार्टी कंप्लीट नहीं कर पा रही है, वो एडमिट कर रही है कि जितनी पार्ट मैंने कंप्लीट नहीं किया है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, उसका मैं कंपनसेशन देने को तैयार हूँ, कंपनसेशन इन मनी, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है कोर्ट में एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी, यानी कि कोर्ट जो है दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी के सूट पे डायरेक्ट कर सकती है कि स्पेसिफिकली परफॉर्म कर दो, जितना तुम कर सकते हो उतना पार्ट तो कम से कम परफॉर्म करो, और बाकी जो बच जा रहा है छोटा प्रपोर्शन का कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए कंपनसेशन दे दो मनी में, ठीक है। तो वो इधर पार्टी के एप्लीकेशन पे ऐसा सूट पे कर सकती है, ठीक है, ऐसा डिसीजन ले सकती है कि अगर ठीक है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ़ यू कैन फुलफिल योर ऑब्लिगेशन, तो आप कर दो उतना फुलफिल, और जितना नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए कंपनसेशन दे दो, ठीक है। ये था क्लॉज नंबर 2। अब क्लॉज 3 में क्या बोल रहा है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट and the part which must be left unperformed either form a considerable part of the whole through admitting of compensation in money or does not admit of compensation in money, he is not entitled to obtain a degree of specific performance, but the court may at the suit of the other party direct the party in default to perform specifically so much of his part of contract as he can perform if the other party। तो चलिए पहले इतना देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्लॉज 3। क्लॉज 3 हमें बस सिंपली यही बोल रहा है जहाँ कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का वो अनेबल हो जाता है, ठीक है, अपने आप को अनेबल हो जाता है परफॉर्म करने को पूरा का पूरा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, और या तो उसका कुछ पार्ट, या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है, या तो उसका कोई पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और जो पार्ट उससे नहीं परफॉर्म हुआ है ना, जो उसने लेफ्ट किया है अनपरफॉर्म, वो या तो कंसिडरेबल पार्ट कंसिस्ट कर रहा है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, एडमिट करके एज अ कंपनसेशन इन मनी, या तो एडमिट नहीं कर रहा है कंपनसेशन इन मनी। दो चीज़ें हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट वो अनेबल हो जा रहा है परफॉर्म करने का, वो जो है फॉर्म कर रहा है एक कंसिडरेबल पार्ट होल कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, और चाहे वो उसने एडमिट किया हो कि वो मनी देने को तैयार है, जितना पार्ट वो नहीं करेगा, बट जो उसने छोड़ा है वो कंसिडरेबल पार्ट है, बहुत ज़्यादा पार्ट है, और या तो वो एडमिट नहीं कर रहा है कि वो मनी देगा, जितना पार्ट का वो परफॉर्म नहीं करेगा उसका मनी देगा, ये भी एडमिट नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो ऐसे केसेस में ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ए स्पेसिफिक डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी तो ऐसे केसेस में जो है जहाँ वो तैयार ही नहीं है करने को, और जहाँ वो पैसे देने को भी तैयार नहीं है एज अ कंपनसेशन, तो फिर उसको नहीं मिलेगी डिग्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। लेकिन कोर्ट जो है अपने डिस्क्रिशन पे या एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, अपने डिस्क्रिशन पे और अदर पार्टी के सूट पे, जो पार्टी इन डिफॉल्ट है ना उसको डायरेक्ट कर देगी कि स्पेसिफिकली परफॉर्म करो उतना पार्ट जितना तुम कर सकते हो, ठीक है। ये जनरल रूल क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कि इसमें नहीं हुआ जहाँ कंसिडरेबल पार्ट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या एडमिट नहीं कर रहा है कंपनसेशन इन मनी। लेकिन स्पेशल केस क्या होगा, स्पेशल केस है कि जहाँ पे जो अदर पार्टी को सूट पे, अदर पार्टी के सूट पे या तो उसके डिस्क्रिशन पे ये बोल सकती है अदर पार्टी को कि जितना पार्ट तुम परफॉर्म कर सकते हो उतना कंसिडरेबल, उतना कर लो, उतना कंसीडर कर लो, उतना पार्ट परफॉर्म कर दो, एंड
उसके बाद क्या होगा, और अदर पार्टी को क्या बोलेगी, उसको बोल देगी कि परफॉर्म करो जितना तुम परफॉर्म कर सकते हो। एंड इफ द अदर पार्टी इन अ केस ऑफ फेलिंग अंडर क्लॉज ए pays or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, and in case of failing under clause B pays or has paid the consideration for the whole of the contract without any abatement, and in either cases relinquishes all claim of the performance of the remaining part of the contract and all right of compensation either for the deficiency or for the loss damage sustained by him through the default of the defendant। यानी कि कैसे होगा, अदर पार्टी जो है ना फर्स्ट क्लॉज के केस में, जहाँ की कंसिडरेबल पार्ट जो है फॉर्म कर रहा है और कि वो नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन वो एडमिट कर रहा है कि वो मनी दे देगा, तो वैसे केसेस में क्या होगा, तो इन केस ऑफ क्लॉज ए पेज और हैज़ पेड द अग्रीड कंपनसेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि उस केस में उसने क्या किया है, उसने कंपनसेशन पे कर दिया है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, बस उस पार्ट को छोड़ के जो कि लेफ्ट हो गया था अनपरफॉर्म। ठीक है, ये और दूसरे केस में जहाँ क्लॉज बी है, जहाँ बोल रहा था कि मनी नहीं देगा, एडमिट नहीं कर रहा है कंपनसेशन इन मनी, उस केस में क्या कर रहा है, उस केस में पे कर रहा है कंसिडरेशन किस चीज़ के लिए, होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए विदाउट एनी अबेटमेंट। ठीक है, और जहाँ पे ऐसा कुछ हो गया ना, तो माना जाएगा कि उसने रिलिंक्विश कर दिया है सारे क्लेम्स और परफॉर्म कर दिए हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जितने भी राइट या कंपनसेशन है इधर फॉर द डिफिशियंसी और द लॉस और द डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम थ्रू डिफॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट, सारी रिलिंक्विश हो गई है, सारे क्लेम सारे परफॉर्मेंस सब खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये था क्लॉज नंबर 2, 3 का। अब जो लास्ट सेक्शन है ना, सब सेक्शन, वो है सब सेक्शन नंबर 4। ये बता रहा है वेयर अ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच taken by itself can ought to be specifically performed stand on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the formal part। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका दो पार्ट है। ठीक है, a part of the contract which is taken by itself can ought to be specifically enforced। यानी कि दो पार्ट है, अब एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। ठीक है, अब जो ए पार्ट है इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है बी से इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या होगा, तो वैसे केसेस में जहाँ दो इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है, दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस केसेस में अगर ए का स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है तो इसका करा लिया जाएगा, और बी का अगर नहीं कराया जा सकता है तो इसका छोड़ दिया जाएगा, फॉर्मल का करा दिया जाएगा। तो ये था हमारा क्लॉज नंबर 4। अब एक्सप्लेनेशन भी अटैच है, इसमें बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट of it if a portion of the subject matter existing at the date of the contract has ceased to exist at the time of its performance। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इस सेक्शन के पर्पस के लिए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी होता है ना, उसको क्या माना जाता है, उनको माना जाता है शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट। यानी कि इस सेक्शन के पर्पस से जो पार्टी है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, उनको माना जाएगा कि वो अनेबल हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्म पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, या पूरा, और इफ द पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट, और जो कोई पोर्शन है सब्जेक्ट मैटर का जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जिस टाइम परफॉर्मेंस करना था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि इसमें सिंपली यही बोल रहा है कि कब माना जाएगा कि पार्टी अनेबल हो गया परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट, जब जो सब्जेक्ट मैटर है ना किसी कॉन्ट्रैक्ट का वो सीज टू एग्जिस्ट हो गया एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, तब मान लेंगे कि वो उसको डीम्ड क्या किया जाएगा, वो अनेबल टू परफॉर्म था होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक बार सिंपली समरी समझ लेते हैं हम इस सेक्शन की, क्योंकि ये सेक्शन था बड़ा और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। तो जस्ट अ मिनट, ये एक सेकेंड।
तो सेक्शन नंबर 12 जो था इसमें बता रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब करा सकते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का। तो सबसे पहले जहाँ पे ये बता रहा है जो इस सेक्शन में दिया है बस उसमें ही करा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। क्लॉज 2 में यही बता रहा है कि अगर जो है कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो परफॉर्म करने को कंसिडरेबल पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट वो अदर पार्टी परफॉर्म करने को तैयार है, और जो एक स्मॉल प्रोपोर्शन है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो अदर पार्टी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो फिर अलाउ कर दिया जाएगा कि तुम जितनी कंफर्म जितना कर सकते हो परफॉर्म उतना कर लो, जितना नहीं कर सकते हो उसके लिए कंपनसेशन इन मनी दे दो, ठीक है। और फिर थर्ड क्लॉज में बोल रहा है कि अगर अनेबल है परफॉर्म करने का एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो छोड़ रहे हैं उसके बदले जो है कंपनसेशन इन मनी दे सकते हैं। और दूसरा बोल रहे हैं कि जिसमें एडमिट नहीं कर रहे हैं इन कंपनसेशन इन मनी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं उस केस में क्या होगा, ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इस सारे केसेस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं एज अ जनरल केस, लेकिन एक्सेप्शनल केस में कोर्ट अलाउ कर देगी कि जितना परफॉर्म कर सकते हो उतना परफॉर्म करो, बाकी के लिए कंपनसेशन दे दो, ठीक है। तो यही बता रहे थे इस केस में ये दोनों केसेस 1 और 2 जो है यही बता रहा है, ठीक है। और फिर क्लॉज 4 बोल रहा है जहाँ की कोई पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करना है और दूसरा पार्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं और दोनों सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग में है, तो जो पार्ट जो है ना जिसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकते हैं तो उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा लेंगे, और जो पार्ट जो है जो जिसको नहीं करा सकते हैं वो छोड़ देंगे क्योंकि ये सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे रह सकता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है और एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को कम मानेंगे कि अनेबल है कोई पर्सन उसको परफॉर्म करने का, जब सब्जेक्ट मैटर जो है ना उसका वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, जब परफॉर्मेंस करना था कॉन्ट्रैक्ट का तो उस वक्त मानेंगे कि इस डीम्ड हो गया है अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वो परफॉर्म नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 12। अब चलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा सेक्शन नंबर 13। ये बता रहा है राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, यानी कि ये किसके राइट के बारे में बात कर रहा है, परचेजर के राइट के बारे में जिसने खरीदा है, और जो लेसी है जिसने लीज पे लिया है, ठीक है। अगेंस्ट पर्सन उस पर्सन के अगेंस्ट जिसका कोई टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है, किसका अब बात किसके बारे में बात हो रही है, परचेजर के राइट के बारे में या लेसी के राइट के बारे में, उस पर्सन के अगेंस्ट जिसका कोई टाइटल या इम्परफेक्ट टाइटल है, कोई टाइटल ही नहीं है या तो इम्परफेक्ट टाइटल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉज बोल रहा है वेयर अ पर्सन contract to sell or let certain immovable property having no title or only an imperfect title, the purchaser or the lessee has the following right namely, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जहाँ कोई पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, सेल करने के लिए या तो लेट आउट करने के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, दो चीज़ों के लिए, या तो सेल करने के लिए या तो लेट आउट करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका कोई टाइटल नहीं है उसके पास या तो टाइटल जो है वो इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो जो परचेजर है या लेसी है उसके पास क्या राइट आ जाएगा, तो उसके पास नीचे दिए गए राइट्स आ जाएंगे। तो पहला है if the vendor or the lessee has subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or the lessee may compel him to make good the contract out of such interest। अब जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना लेसर या वेंडर ने, तो उस वक्त उसके पास टाइटल नहीं थी या इम्परफेक्ट टाइटल थी, बट सब्सीक्वेंटली क्या हुआ, उसके पास टाइटल आ गई, ठीक है, उसके पास परफेक्ट टाइटल आ गई, तो वो क्या कर सकता है, उसको कंपेल, तो जो लेसी है या परचेजर है वो कंपेल कर सकता है कि ठीक है उस वक्त तुम्हारे पास नहीं था तो तुमने नहीं दिया और तुमने मेरे साथ फ्रॉड करके तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब जब तुम्हारे पास टाइटल आ गई है तो आई कैन कंपेल यू टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, तो वो करा सकता है परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा केस क्या है, वेयर द कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल, जहाँ की कॉन्करेंस इंपॉर्टेंट है अदर पर्सन के लिए, ठीक है, टाइटल वैलिडेट करने के लिए, तो क्या होगा, एंड दे आर बाउंड टू कॉन्कर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर, the purchaser of the lessee may compel him to procure such concurrence
and where a conveyance by other person is necessary to validate the title and they are bound to convey at the request of vendor or lessor, the purchaser of the lessee may compel him to procure such conveyance. ठीक है, अब जहाँ पे कोई अदर पर्सन की वैलिडेशन की ज़रूरत है उस टाइटल में, ठीक है, अब परचेजर और लेसी ने तो ले लिया, लेकिन उसको मिलने के लिए ना, उसको वो उसकी परफेक्ट टाइटल लेने के लिए किसी थर्ड पर्सन के जो है वो वैलिडेशन चाहिए उस टाइटल में, ठीक है। और जो है वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो वेंडर या लेसर के रिक्वेस्ट पे ऐसा कर सकता है, तो फिर वो कंपेल कर देगा, जो लेसर जो परचेजर और लेसी है ना, वो कंपेल कर सकता है वैसे वेंडर या लेसर को कि अब जो है मुझे प्रोक्योर कराओ वैसा कन्वेंस इससे, क्योंकि थर्ड पर्सन कराएगा, थर्ड पर्सन के पास से तो कोई राइट नहीं है लेसी के पास या परचेजर के पास, ठीक है, तो वो कंपेल करा सकता है अपने इम्परफेक्ट टाइटल वाले या नो टाइटल वाले ओनर से, और उसको बोलेगा कि तुम्हारे बात से वो मान जाएगा और तुम्हारे कॉन्करेंस से वो मुझे जो है वो ये टाइटल दे देगा, तो मैं तुम्हें कंपेल कर सकता हूँ कि तुम मुझे उससे दिलाओ, ठीक है। मैं उसको डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, बट तुम कर सकते हो, ठीक है, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ये करोगे, ठीक है। ये क्लॉज बी बता रहा है। क्लॉज सी क्या बता रहा है? वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल एन अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज for an amount not exceeding the purchase money and the vendor has in fact only a right to redeem it, the purchaser may compel him to redeem the mortgage and obtain a valid discharge and where necessary also conveyance from the mortgagee. अब जहाँ वेंडर जो है, परचेजर जो है वो बोल रहा है, सॉरी वेंडर जो है और जो सेलर है, ठीक है, वो बोल रहा है, वो प्रोफेस कर रहा है कि वो अनइनकम्पर्ड प्रॉपर्टी बोल रही है, जो फ्री ऑफ चार्ज होती है ना, वैसी प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है, बट ओरिजिनली जो है ना वो इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या लीज पे दे रहा है, ठीक है। और जो है ना, जो दे रहा है वो जितना अमाउंट है ना, यानी कि अगर मान लीजिए मॉर्गेज पे दे रहा है, तो वो जो अमाउंट है ना वो एक्सीड नहीं करना चाहिए परचेज मनी, जितना परचेज मनी था ना उस प्रॉपर्टी को खरीदने में, उससे ज़्यादा अगर एक्सीड नहीं कर रहा है ना, तो परचेजर क्या कर सकता है? परचेजर कंपेल कर सकता है कि रिडीम करवाओ मॉर्गेज से, जितनी भी तुमने मुझे बताया नहीं थी कि तुम्हारे प्रॉपर्टी पे चार्ज है, तुम्हारा अनइनकम्पर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, तो अब जो मॉर्गेज है ना तुम्हारे जो भी प्रॉपर्टी पे, तो वो तुम क्या है वो वैलिड डिस्चार्ज कराओ उसका, और जहाँ ये नेसेसरी है ऑल्सो कन्वेंस फ्रॉम अ मॉर्गेजी, ठीक है, मॉर्गेजी से कन्विंस भी लो और उसको फ्री कराओ, डिस्चार्ज कराओ, ताकि मैं अपना एन्जॉयमेंट कर सकूँ फुल्ली उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। ये था क्लॉज नंबर सी। अब क्लॉज नंबर डी क्या बोल रहा है? वेयर अ वेंडर और द लेसी सूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट is dismissed on a ground of his want of title or imperfect title, the defendant has a right to return of his deposit, if any, with interest thereon, to his cost of the suit, and to a lien for such deposit, interest and cost on the interest, in if any of the vendor or the lessor in the property which is subject matter of the contract। यानी कि जहाँ वेंडर या लेसर, ठीक है, वेंडर या लेसर सू कर रहा है किस चीज़ के लिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और सूट को डिसमिस कर दिया जाता है इस ग्राउंड पे कि उसके पास टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है, तो डिफेंडेंट के पास राइट हो जाता है कि वो रिटर्न कर दे डिपॉजिट, अगर कोई उसने लिया हुआ है इंटरेस्ट के साथ, टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट, एंड टू लीन सच डिपॉजिट, और लीन या रोक भी सकता है वैसा डिपॉजिट या इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई है वेंडर का या लेसर का इन द प्रॉपर्टी में विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि अभी तक हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की बारे में बात की थी क्लॉज नंबर 1 में। अब ये बोल रहा है क्लॉज नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 1 जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा वैसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो कि सेल और हायर से रिलेटेड है, ठीक है। किसकी सेल और हायर? मूवेबल प्रॉपर्टी के, यानी कि ये इमूवेबल के साथ साथ मूवेबल पे भी ये लग जाएगा क्लॉज नंबर 1, ठीक है। क्लॉज नंबर 1 में 4 चीज़ें थी,
एक बार फिर से देख लेते हैं कि जहाँ परचेजर और लेसी के टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है, तो जहाँ पे लेस टाइटल नहीं है और उसने सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, फिर वो बाउंड हो जाएगा देने को। सेकंड में बोल रहा है कि किसी पर्सन को कॉन्करेंस देना होगा, जो लेसर है ना, लेसर और परचेजर जो है, परचेजी जो जो सेलर है और जो लेसर है, ठीक है, वो दोनों उनको कंपेल किया जा सकता है परचेजर और लेसी के द्वारा कि जो है थर्ड पर्सन जो है वो दे देगा वापस चीज़, ठीक है। लेकिन उसके लिए कॉन्करेंस चाहिए आपकी। आप जो है आप बोल सकते हो, आप उनको मना सकते हो कि वो मुझे ये मेरे लिए स्पेसिफिक परफॉर्म कर दे, तो वो कर देगा। तो आपको करना होगा, आप बाउंड होगे कि आपको करना होगा, अगर आप क्या हो, सेलर हो या आप लेसर हो, ठीक है। तो ये था बी क्लॉज। और सी क्लॉज क्या बोल रहा है, जब वेंडर प्रोफेस कर रहा है कि वो अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज पे है, तो फिर वो बोलेगा कि डिस्चार्ज करवाओ, वैलिड डिस्चार्ज करवाओ इस मॉर्गेज का। और जो लास्ट वन है वो बता रहा है वेंडर और लेसर सू कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन सूट डिसमिस हो जाता है वांट ऑफ टाइटल या इम्परफेक्ट टाइटल के लिए। तो डिफेंडेंट के पास राइट आ जाता है कि वो रिटर्न करेगा डिपॉजिट विथ इंटरेस्ट, ठीक है। और जो है वेंडर और लेसर जो है प्रॉपर्टी का, वो सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। क्लॉज 2 हमें बोल रहा है जो प्रोविज़न है सब क्लॉज 1 का, वो सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 13। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन से हम सेक्शन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपके फीडबैक से हम बहुत इम्प्रूव करते हैं। अब आप जो भी कमियां निकालते हैं उससे हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वो भी लिखिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। वीडियोस को लाइक करिएगा ताकि यूट्यूब को भी पता चले हम वैल्यूएबल वीडियोस दे रहे हैं आपको, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड, दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।